विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश उत्तराखंड कर रहे थे हम लोग। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े जिले से लेकर और छोटे जिले की तरफ जा रहे हैं, जिलेवार करा रहा हूं मैं। कल मैंने देहरादून कराया था, ठीक है, तो पूरा नहीं हो पाया, उसको मैं आज आगे बता रहा हूं कि देहरादून में और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या आता है। तो देहरादून में फिर आज हमने पढ़ना उत्तराखंड सरकार के प्रमुख आयोग। देहरादून डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड सरकार के प्रमुख आयोग, तो उसमें सबसे पहले उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UKSSC। UKSSC ने अपने ही पेपर में पूछ लिया कि UKSSC की स्थापना कब हुई थी। पेपर दे रहे थे बच्चे, आंसर 17 सितंबर 2014 देहरादून। कब? 17 सितंबर 2014 देहरादून। ये याद रखनी है आपने डेट, ठीक है। समूह गौ के जो पेपर कराता है वो UKSSC कराता है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। अगला है उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग अधिकरण। इसने 2004 में स्थायी रूप से 2004 में बेंच ने नैनीताल से कार्य करना शुरू किया और 2013 से अधिकरण का कार्यालय देहरादून स्थानांतरित किया गया। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण, ट्रिब्यूनल। अधिकरण मतलब ट्रिब्यूनल। तो उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण, जितने भी लोक सेवक होते हैं उनके मामले साधारण कोर्ट में नहीं जाते हैं। जैसे माना प्रमोशन का कोई प्रॉब्लम हो गया, एज का कोई प्रॉब्लम हो गया, तो हाई कोर्ट, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जाते हैं मामले। कहाँ जाते हैं? अधिकरण में जाते हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण, या किसी की सीनियरिटी को दरकिनार करके उसके जूनियर को आपने प्रमोट कर दिया और सीनियर क्या वहीं पर है, तो वो मामला कहाँ लेकर जाएगा? उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण। तो 2004 में स्थायी रूप से बेंच ने नैनीताल से कार्य करना शुरू किया था, लेकिन 2013 से अधिकरण का कार्यालय कहाँ है? देहरादून में स्थानांतरित किया गया। इतना क्लियर हो गया? अब देहरादून कोर्ट बन रहा है नया, देखा होगा आपने, तो वहां पर मेरे ख्याल से अब ये इधर से उस तरफ सड़क पार जाएगा, ठीक है, अधिकरण। अगला उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बना। उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग, इसका गठन कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2005 को हुआ था, सॉरी 3 अक्टूबर 2005 को हुआ था और देहरादून में किया गया था, ठीक है। सूचना आयुक्त के नाम भी याद करना है। वर्तमान में हमारे मुख्य सूचना आयुक्त कौन है ये भी याद करना है। उत्तराखंड के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? ऐसे ही उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया? 3 अक्टूबर 2005 को किया गया। और कहां पर किया गया? देहरादून में। उसके बाद उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट्स कमीशन, उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार आयोग संवैधानिक आयोग नहीं है, संविधान में उल्लेख नहीं है इसका। यह कैसा है? मतलब इसका आर्टिकल नहीं मिलेगा आपको मानवाधिकार आयोग का। तो उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग 13 मई 2013 को बनाया गया, पूर्ण रूप से अस्तित्व में आया। इसके प्रथम चेयरमैन जो थे वो जस्टिस वीरेंद्र जैन थे। कौन थे? जस्टिस वीरेंद्र जैन। जैसे महिला आयोग हो गया, मानवाधिकार आयोग हो गया, अल्पसंख्यक आयोग हो गया, ये संवैधानिक आयोग नहीं है। ये कैसे आयोग है? संविधान से बाहर के आयोग है, संसद के एक्ट से बनते हैं, ठीक है। उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग 13 मई 2013, आसान है याद करना, 13 आ रहा है इसमें, 13 मई 2013। और जस्टिस वीरेंद्र जैन जो थे पहले चेयरमैन थे इसके। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य कौन सा आर्टिकल आता है कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए? 243। 2 आर्टिकल आते हैं ना, कौन कौन से आते हैं भाई? 2 आर्टिकल बताए थे मैंने आपको, एक मैंने 243 IY बताया था, एक 243 कजा बताया था, K और Z है। और मैंने कहा था ये चारों याद करके रखना, क्योंकि एक राज्य वित्त आयोग से संबंधित है और एक राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है। तो राज्य निर्वाचन आयोग का देखिए कौन सा आर्टिकल है। तो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था उत्तराखंड में? 30 जुलाई 2001 को हुआ था और देहरादून में किया गया था। 30 जुलाई 2001 को और देहरादून में। और इसका जो आर्टिकल होता है 243K और 243Z है। एक बार पंचायत के लिए पढ़ते हैं, एक बार हम नगर पालिकाओं के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। पंचायतों के चुनाव और नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। जबकि राज्य की विधानसभा का चुनाव कौन कराता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधानसभाओं का जो चुनाव कराता है वो देश का निर्वाचन आयोग कराता है। कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग किसका चुनाव कराता है? पंचायतों का और नगर पालिकाओं, नगर निगम, नगर पंचायत, जो भी
है ना, जो भी चीजें होती हैं उनका इलेक्शन जो कराएगा वो कौन कराएगा, राज्य निर्वाचन आयोग। जैसे आजकल इलेक्शन का बड़ा, अब 23 तारीख को इलेक्शन है, 23 जनवरी को, किसका, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, है ना, तो उसके लिए जो कार्य कर रहा होगा वो कौन कर रहा है इस समय, राज्य निर्वाचन आयोग। लेकिन जब विधानसभा के चुनाव होंगे तब वो कौन कराएगा, देश का निर्वाचन आयोग, देश का निर्वाचन आयोग। और देश का निर्वाचन आयोग जो होता है उसका आर्टिकल क्या होता है, 324 से लेकर 329 तक। तो 324 में कहा गया देश का निर्वाचन आयोग होगा, और राज्य निर्वाचन का आयोग 243 के 243 जेड है। और जो मैंने आपको बताया था 243 आई वाई भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो राज्य वित्त आयोग के लिए होता है। 243 आई और 243 वाई वो किसके लिए, राज्य वित्त आयोग के लिए, ठीक है। और देश के वित्त आयोग का आर्टिकल क्या होता है, 280। मतलब केंद्र का जो मेन वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन है, वो क्या होता है, 280 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में। अगला, उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग, इसका गठन 2003 में हुआ था भाई। इसका मुख्यालय भी कहां, देहरादून में। अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के लिए जो आयोग होता है वो उसका मुख्यालय कहां पर है, देहरादून में। कब हुआ गठन, मई 2003 में। ऐसे राज्य किसान आयोग, इसका गठन कब हुआ, 2016 में हुआ। कहां पर है मुख्यालय, देहरादून में। राज्य सेवा का अधिकार आयोग, राइट टू सर्विस, ये जो कमीशन है इसका गठन कब हुआ, 13 मार्च 2014 को हुआ, और इसका मुख्यालय भी कहां है, देहरादून में। क्लियर हो गया। तो यहां से कोई एक क्वेश्चन बन सकता है, कृपया इनकी डेट और स्थान तो एक ही है, देहरादून वाले ही बताए मैंने। उसके बाद में इंडियन मिलिट्री अकेडमी में बता रहा हूं, इंडियन मिलिट्री अकेडमी उत्तराखंड में हर नौजवान का सपना कि मैं क्या बनूं, लेफ्टिनेंट बनूं, जेंटलमैन कैडेट बनूं, देश की सेवा करूं, है ना। तो भारतीय सैन्य अकादमी, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अक्टूबर 1932 देहरादून में। 1 अक्टूबर 1932 में। जो आपके हमारे फील्ड मार्शल थे मानेक शाह, वो पहले बैच के थे। 32 में ये गठन हुआ। पहला बैच जो था उसमें मानेक शाह भी थे, और उसी में जो पाकिस्तान का बाद में सेना अध्यक्ष बनता है, बाद में राष्ट्रपति बनता है, कौन, वो जो मानेक शाह की पिक्चर में देखा होगा आपने, वो पहले बैच के हैं। वो इसी यही इंडियन मिलिट्री अकेडमी में ट्रेनिंग ली थी उन्होंने, ठीक है। तो भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना 1 अक्टूबर 1932 को देहरादून में हुई थी। 10 दिसंबर 1932 को औपचारिक उद्घाटन हुआ था इसका, 10 दिसंबर 1932। और इसका जो संस्थापक थे वो सर फिलिप चैटवुड बर्ड थे। कौन थे, इसीलिए आप इंडियन मिलिट्री अकेडमी के अंदर जाओगे तो चैटवुड हॉल मिलेगा आपको, एक बड़ा ऑडिटोरियम जो है उसका नाम क्या है, चैटवुड हॉल। क्या नाम है, चैटवुड हॉल। चलो जी, इंडियन मिलिट्री अकेडमी के बैच में 40 कैडेट्स थे, जेंटलमैन कैडेट्स। क्या कहा जाता है इन्हें, जेंटलमैन कैडेट्स, ठीक है भाई। ऑफिसर तो आर्मी में ही होता है, आप डीएम बनो, एसडीएम बनो, लेकिन जो रिस्पेक्ट यूनिफॉर्म की होती है या जो रिस्पेक्ट आर्मी के अंदर ऑफिसर की होती है, वो मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी और की होती होगी। समझ में आया। अपनी पलटन के लिए जो ऑफिसर होता है फौज में, वो क्या होता है, भगवान होता है। उसका आदेश क्या माना जाता है, उसमें ना नुकुर नहीं होती है, यस सर, ठीक है। और वो देश हित में देते हैं जो भी करते हैं। तो 40 कैडेट्स थे, जिसमें स्वतंत्र भारत के प्रथम फील्ड मार्शल सर मानेक शाह और पाकिस्तान सेना का जनरल, जो मैं बताना चाह रहा था, मोहम्मद मूसा, ये दोनों इसी बैच के थे। बाद में क्या हुआ, विभाजन हुआ, मूसा वहां चला गया और मानेक शाह यहां हमारे बाद में फील्ड मार्शल बने, ठीक है। इंडियन मिलिट्री अकेडमी पासिंग आउट परेड, पीओपी, पासिंग आउट परेड, बड़ा भव्य आयोजन होता है। कभी आप देखेंगे तो जोश आ जाएगा आप लोगों के अंदर भी, और आप फिर क्या करेंगे, मैथ्स, इंग्लिश और जीएस पर काम करेंगे, ठीक। तो इंडियन मिलिट्री अकेडमी पासिंग आउट परेड का निरीक्षण जो था वो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह कर चुके हैं। यानी प्रधानमंत्री भी आते हैं क्या करने के लिए, पीओपी में कभी कभी। इंडियन मिलिट्री अकेडमी का आदर्श वाक्य क्या है, वीरता और विवेक, वीरता और विवेक। इंडियन मिलिट्री अकेडमी के पास आउट बैच में परमवीर चक्र विजेता सोमनाथ शर्मा, कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट कर्नल होशियार सिंह, ये आदि, ये सब कहां के थे, मतलब इन लोगों ने परमवीर चक्र जीते हैं। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड होता है युद्ध के समय, कौन, परमवीर चक्र।
तो मेजर सोमनाथ शर्मा 4 कुमाऊं रेजिमेंट किसके थे? 4 कुमाऊं रेजिमेंट के। श्रीनगर पर जब कबायलियों का आक्रमण हो गया तो पूरा जो ये था एयरफोर्स का स्टेशन, उसको बचाया था उन्होंने। मेजर सोमनाथ शर्मा शहीद हो गए थे। ठीक है। कैप्टन विक्रम बत्रा, बच्चा बच्चा जानता है देश का विक्रम बत्रा जी के बारे में। कैप्टन विक्रम बत्रा, है ना, दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर। आज ये चोटी जीती है, कल फिर और जीतना है। अगला कर्नल होशियार सिंह, ये सब परमवीर चक्र विजेता है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी मुख्य इमारत का नाम जो चैटवुड इमारत है। क्या है? चैटवुड, जिसका डिजाइन आर.टी. रसेल और लुटियंस के अधीन किया गया था। एक लुटियंस आपने दिल्ली में भी पढ़ा होगा कि एडवर्ड लैंडसी लुटियंस, दिल्ली का जो डिजाइन तैयार किया वो किसने किया था? लुटियंस ने, एडवर्ड लैंडसी लुटियंस। तो इसका डिजाइन जो तैयार किया वो आर.टी. रसेल और लुटियंस ने किया था। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में क्षेत्रपाल ऑडिटोरियम का निर्माण, कई लोग क्षेत्रपाल बोलते हैं इसको, वैसे क्षेत्रपाल है इनका नाम। क्या है? हमारे यहाँ देवता का नाम भी होता है क्षेत्रपाल देवता। तो क्षेत्रपाल ऑडिटोरियम का निर्माण 1982 में किया गया था। किसमें? क्षेत्रपाल भी बड़े ऑफिसर थे, शायद उन्हीं के नाम पर है ये। क्षेत्रपाल ऑडिटोरियम का निर्माण 1982 में हुआ। इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अंदर कैप्टन बत्रा मेस भी बनाई गई है। कैप्टन बत्रा मेस। अगला है इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अंदर वॉर मेमोरियल 1999 बनाया गया। वॉर मेमोरियल 1999। कारगिल युद्ध जब हुआ था इस देश में, बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हुई थी ऑफिसर्स की। ठीक है। तो वॉर मेमोरियल बनाया गया उनकी याद में। शहादतें दी थी किसके लिए? इस देश के लिए। पाकिस्तानी बैठ गया था ऊपर चोटी पर, निशाना लगा रहा था वहां से। उनके लिए बहुत आसान था लड़ना, लेकिन हमारे लिए कठिन था, हमारे ऑफिसर्स के लिए, क्योंकि नीचे से ऊपर जाना पड़ रहा था। तो क्या होता है कि जब दुश्मन ऊपर बैठा होता है तो वो उसके लिए अच्छी स्थिति मानी जाती है, और जब हम लोग नीचे होते हैं तो हमारे लिए क्या होता है? दिक्कत होती है। ठीक है। तो कारगिल में फिर बोफोर्स काम आई थी। कौन? बोफोर्स, जिस पर कि कभी घोटाला हुआ था इस देश में, बोफोर्स तोप घोटाला। लेकिन बोफोर्स तब काम आई कब? कारगिल में। चलो जी, अगला देहरादून में जो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज है, RIMC की स्थापना 13 मार्च 1922 में ड्यूक ऑफ विंडसर यानी प्रिंस ऑफ वेल्स के द्वारा की गई थी। RIMC बहुत बढ़िया कॉलेज, स्कूल है ना। कई ग्राउंड्स हैं वहां पर खेलने के, फुटबॉल के, हॉर्स राइडिंग के। अगर किसी का एडमिशन RIMC में हो जाता है तो समझ लीजिए कि वो ऑफिसर है, और उसका जीवन जो है वो अनुशासन में ही क्या होगा? रहेगा, और देश के प्रति समर्पित रहेगा वो बच्चा। RIMC बड़ा अच्छा पेपर होता है उसके लिए। टफ तो नहीं बोलूंगा, लेकिन बच्चों के लिए टफ ही होता है। छोटे बच्चे जाते हैं उसमें, मेरे ख्याल से 6th या 8th में, है ना। उसके लिए एक पेपर होता है। अगर आपने वो पेपर निकाल दिया RIMC में, अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो समझ लीजिए कि अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है उस बच्चे की। ठीक है। RIMC यानी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, स्थापना कब हुई? 13 मार्च 1922। किसने की? ड्यूक ऑफ विंडसर यानी प्रिंस ऑफ वेल्स के द्वारा की गई थी। 1947 में भारतीय सैन्य अकादमी के पहले भारतीय कमांडेंट जो थे मेजर जनरल ठाकुर महादेव सिंह थे। भारतीय कमांडेंट मेजर जनरल ठाकुर महादेव सिंह। क्लियर हो गया। अगला है वाडिया इंस्टीट्यूट। कौन सा? वाडिया इंस्टीट्यूट। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून में भूगर्भ विज्ञान से संबंधित है। जितने भी जियोलॉजी के स्टूडेंट रहे होंगे आप लोग, शायद कभी ना कभी आपको वाडिया इंस्टीट्यूट जरूर घुमाया होगा उन्होंने रॉक्स दिखाई होंगी आपको, फॉसिल्स दिखाए होंगे, डायनासोर का एग दिखाया होगा, और बहुत सारी चीजें दिखाई होंगी, है ना। या फिर जो आप क्या बनाते हो, रॉक्स में वो बनाते हैं ना एक स्लाइड, तो उसका जो मेन वो है वो कहां पर है? वाडिया इंस्टीट्यूट में। ठीक है। तो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून में भूगर्भ विज्ञान से संबंधित है। भूगर्भ से संबंधित देश का प्रथम संग्रहालय वाडिया संस्थान है। वाडिया संस्थान है। जनरल महादेव सिंह रोड पे जाएंगे आप, वहां पर मिलता है आपको इसका गेट। जनरल महादेव सिंह रोड, वाडिया इंस्टीट्यूट। ठीक है। वाडिया इंस्टीट्यूट के संस्थापक जो थे वो DN वाडिया थे। कौन थे? DN वाडिया। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की स्थापना 1968 में दिल्ली में हुई थी, जिसका मुख्यालय 1976 में देहरादून में जनरल महादेव सिंह रोड पर स्थानांतरित कर दिया गया। वहां पर
ठीक है। तो अब देखो महादेव याद रहेगा आपको, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, जनरल महादेव सिंह रोड बता रहा हूं मैं। तो 1947 में भारतीय सैन्य अकादमी के जो पहले भारतीय कमांडेंट थे वो कौन थे? मेजर जनरल ठाकुर महादेव सिंह, मेजर जनरल ठाकुर महादेव सिंह। तो जनरल महादेव सिंह जो रोड है, जीएम रोड, वो यही इन्हीं के नाम पर है कि ना, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, ठीक है। और उसी रोड पर, जनरल महादेव सिंह रोड पर आपको क्या मिलेगा? वाडिया इंस्टीट्यूट। अगला उरेडा, उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, उरेडा। उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, उरेडा की स्थापना जुलाई 2001 में हुई, जिसका मुख्यालय देहरादून के पटेल नगर में है। कहां पर है? पटेल नगर, देहरादून। उरेडा 2 मेगावाट जल विद्युत परियोजनाओं तक का निर्माण कार्य और घराटों को अपग्रेड करने का कार्य करती है। यहां से क्वेश्चन बना पीसीएस में कि 2 मेगावाट जल विद्युत परियोजना का निर्माण किसके अधीन किया जाता है? आंसर उरेडा के अधीन किया जाता है, उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। और जो घट होते थे पहले गेहूं पीसने के लिए, कोदा पीसने के लिए, क्या होते थे? घराट को हिंदी में बोलते हैं, घट बोलते हैं वैसे, है ना, घराट। तो अब वो धीरे धीरे क्या हो गया, चक्की आई तो लुप्त हो गए वो। लेकिन सबसे पौष्टिक आटा जो माना जाता है वो घराट का माना जाता है। पूछो क्यों? पूछो क्यों? वो यूं कि चक्की में गेहूं पीस रहे होते हैं तो जलता है, क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा होती है। घराट में आराम आराम से क्या होता है? पिसता है, इसलिए आटा जलता नहीं है। जलता नहीं है मतलब उतनी हीट नहीं होगी। चक्की से आप आटा जब देखेंगे तो गर्म होगा वो, तो उसमें कुछ पौष्टिक तत्व जल जाते हैं। घराट के आटे में पौष्टिक तत्व नहीं जलते हैं। इतना समझ में आया? तो उरेडा 2 मेगावाट जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण भी करती है, घराटों को अपग्रेड करने का कार्य करती है। उरेडा स्ट्रीट लाइट और सोलर लालटेन को दूर दराज के गांवों में पहुंचाने का कार्य करती है। जहां पर लाइट नहीं पहुंची है, बिजली नहीं पहुंची है, वहां पर उरेडा अपना काम करती है। यानी घरों के आगे पोल्स लगाती है, उसके ऊपर क्या लगाती है? सोलर पैनल्स लगाती है, और रात को फिर जिससे क्या होता है? लाइट मिलती है वहां के लोगों को। अगला, हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट। हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट, हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना 1989 में जॉली ग्रांट में हुई थी। कहां पर? जॉली ग्रांट, 1989 जरूर याद रखना है आपने। और इस क्षेत्र के लिए वरदान है जॉली ग्रांट हॉस्पिटल। क्या है? वरदान मतलब बड़े से बड़े असाध्य रोगों को क्या किया है उन लोगों ने? ठीक किया है जॉली ग्रांट में। ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा कि एक आम आदमी डरता है जाने से। कहां पर? बड़े हॉस्पिटल्स में। उन्हें लगता है पता नहीं क्या होगा यहाँ, जबकि और फिर क्या करता है वो टैबलेट्स लेता है, कहाँ? स्थानीय, अपने आप ही अपना इलाज करता है। जब काम बिगड़ जाता है तब जाता है वहां पर, का जॉली ग्रांट में। तो इस प्रकार नहीं है, बहुत सस्ता है जॉली ग्रांट। जो ओपीडी लगती है सस्ती है, उसमें एक ही पर्चे पे आप कई डॉक्टर्स को दिखा सकते हैं। मतलब एक बार आपने फीस दे दी, 50 रुपये मेरे ख्याल से है, कितनी है? 50 रुपये। 50 रुपये पे आप हार्ट भी दिखा सकते हो, हड्डी भी दिखा सकते हो, अपना ब्रेन भी दिखा सकते हो, सब दिखा सकते हो। इससे सस्ता कहीं होगा? नहीं होगा, है ना। तो बीमारी को अगर शुरू में ही पकड़ लिया जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है, बजाय कि उसको बढ़ाने के। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक बच्चा था, उसको टाइफाइड हुआ होगा, वो मेडिकल स्टोर से टेबलेट खाता रहा बुखार की, खाता रहा। उसकी स्प्लीन जब बोलने वाली थी तब उसको जॉली ग्रांट में एडमिट कराया गया। वो तो शुक्र के टाइम पर एडमिट करा दिया, तो क्या हो गया? बच गया। अगर वो खाता रहता तो स्प्लीन बोल जाती, तीली। ठीक है, तो बुखार जब आता है तो ब्लड टेस्ट के माध्यम से पता चलता है कि भाई समस्या कहाँ है। ठीक है, हो सकता है मलेरिया हो, प्रोटोजोन डिजीज हो सकता है डेंगू हो जो कि वायरल डिजीज है, हो सकता है कि इन्फेक्शन हो, उसकी वजह से बुखार आ रहा हो। ठीक है, तो अपने आप अपना डॉक्टर ना बने। 5 साल लगते हैं क्या करने में? हाँ, तो 5 साल एमबीबीएस करते हैं वो, उसके बाद 3 साल और लगाते हैं, तब जाकर आपका इलाज करते हैं ना। ठीक है जी। अगला, हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट। तो इनकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1989 में जॉली ग्रांट में हुई थी। हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट राज्य का प्रथम मेडिकल कॉलेज है। तो राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज कौन? जॉली ग्रांट ही बोलते हैं आम लोग तो, हॉस्पिटल जॉली ग्रांट हॉस्पिटल। इसे 2007 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया।
2007 में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। और ये किसने स्थापित किया था भाई? हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट, स्वामी राम, बहुत बड़े योगी थे स्वामी राम जी। तो एक अच्छा साधु, एक अच्छा व्यक्ति समाज को इतना कुछ देके जाता है, आज उनको इसीलिए याद किया जाता है स्वामी राम जी को। उन्होंने जो भी कमाया वो सारा कहां लगा दिया? जॉली ग्रांट में। आज कैंसर के भी पेशेंट जो हैं वो कहां जाते हैं? कैंसर का भी इलाज हो रहा है जॉली ग्रांट में। अगला, देहरादून जनपद के प्रसिद्ध उपनगर। और मैं तो चाहता हूं भाई कि पहाड़ों पर भी क्या हो, अच्छे हॉस्पिटल, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हो, जिससे क्या हो, पलायन रुके। थोड़ा क्या रुके? पलायन रुके। 2-3 चीजें करनी है खाली सरकार ने। क्या क्या करना है? रोजगार के साधन उपलब्ध कराने हैं, दूसरा स्वास्थ्य सुविधाएं देनी है, और तीसरा शिक्षा के स्तर को क्या करना है? बढ़ाना है। और ये सिर्फ सरकार नहीं कर पाएगी, इसके लिए प्राइवेट लोगों को भी काम करना पड़ेगा। ठीक है? 50 साल एट द एज ऑफ 50 मैं रिटायरमेंट लूंगा, और उसके बाद मेरा प्लान यही है कि मैं ऊपर कहीं सेवाएं दूंगा। कहां? पहाड़ों पर। ठीक है, चलो जी। देहरादून जनपद के प्रसिद्ध उपनगर मसूरी। पहला कौन है? मसूरी, पहाड़ों की रानी। पहाड़ों की रानी कौन? मसूरी। और छोटा नागपुर की रानी, एक बार क्वेश्चन पूछ लिया, छोटा नागपुर पठार की रानी नेतरहाट। छोटा नागपुर पठार की रानी। और उत्तराखंड में पूछा गया मेरे ख्याल से, हम तो पढ़ के गए पहाड़ों की रानी, और वहां पूछ लिया छोटा नागपुर पठार की रानी, तो नेतरहाट एक जगह पड़ती है। चलो जी, मसूरी। तो मसूरी को गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों का प्रवेश द्वार और पहाड़ों की रानी कहा जाता है। समुद्र तल से मसूरी की ऊंचाई जो है वो 2005 मीटर, और मसूरी का क्षेत्रफल 65 वर्ग किलोमीटर है। पहाड़ों की रानी मसूरी मध्य हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आती है। एक बार मध्य हिमालय नहीं दिया उन्होंने ऑप्शन में, हिमाचल रेंज दिया। आंसर हिमाचल रेंज, मध्य हिमालय को ही बोलते हैं। हिमाचल रेंज किसको बोलते हैं? मिडिल हिमालय को। ठीक है, समुद्र तल से ऊंचाई जरूर याद करनी है आपने, 2005 मीटर। 2005 मीटर। 1820 ईस्वी में सुदर्शन शाह द्वारा मसूरी की वर्तमान भूमि 80 वर्षों के लिए पट्टे पर दी गई थी। कितने साल के लिए? अच्छा, ये अंग्रेज ऐसे क्यों जाते थे पहाड़ों पर? क्योंकि अंग्रेज जहां से आए थे वो ठंडा इलाका था, ब्रिटेन, तो उनको ठंड पसंद थी, गर्मी में बड़ी दिक्कत हो जाती थी, तो उन्होंने ऐसे शहर बसाए। कैसे? शिमला, मसूरी, डलहौजी। शिमला जैसे आपका कहाँ है? हिमाचल में। डलहौजी कहाँ है? हिमाचल में, है ना। ऐसे यहाँ पर क्या बसाया उन्होंने? मसूरी। तो वहां जाते थे वो लोग रहने के लिए। मसूरी का नामकरण यहाँ बहुतायत उगने वाली मंसूर पौधे के कारण हुई है। यहाँ पे एक पौधा उगता था मंसूर, उसकी वजह से क्या नाम पड़ा यहाँ का? मसूरी। मसूरी में बनी पहली इमारत जो थी वो मलिंगार होटल। पहला होटल कौन सा है? पहली इमारत मलिंगार होटल, वो आज भी है। ये मलिंगार होटल आज भी है मसूरी में। मसूरी शहर की स्थापना 1823 ईस्वी में एक अंग्रेज कैप्टन यंग और कैमल्स बैक पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाने से की गई थी। अंग्रेज कैप्टन यंग द्वारा कैमल्स बैक, दरअसल दूर से ऐसा लगता है ऊंट बैठा हुआ वो पहाड़ी, इसलिए उसको बोलते हैं कैमल्स बैक। तो कैमल्स बैक पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाने से की गई थी। 1829 ईस्वी में लॉरेंस नामक अंग्रेज ने मसूरी में परचून की दुकान खोली। किसकी? भाई शुरुआत ऐसे ही होती है। कुछ लोग बोल रहे हैं यार गांव में अगर मैं दुकान खोलूंगा तो कहाँ चलेगी? हाँ ठीक है, अभी नहीं चलेगी, लेकिन आने वाले समय में वो कब मार्केट में तब्दील हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। और जिस रफ्तार से क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो मार्केट बन जाएगा जल्दी जल्दी। आप चीजें रखिए तो सही। चलो जी, तो मसूरी शहर की स्थापना 1823 में अंग्रेज कैप्टन यंग द्वारा की गई थी। कैमल्स बैक पे एक छोटी सी झोपड़ी बनाई गई थी। लॉरेंस नामक अंग्रेज ने एक परचून की दुकान खोली। मसूरी का प्रथम स्कूल कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी की स्थापना 1845 में हुई थी। जीसस एंड मैरी, कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी 1845। मसूरी में पहले क्राइस्ट चर्च की स्थापना 1836 में कैप्टन रेनी टेलर ने की, जो गोथिक शैली का बना हुआ है। किस शैली का है? गौथिक शैली जो लेके आए थे, वैसे पुर्तगाली लेके आए थे। वो चर्च बनाने की गौथिक शैली जो है भारत में पुर्तगाली लेके आए थे। लेकिन मैंने कहा जो मसूरी का जो क्या पहला चर्च है क्राइस्ट चर्च 1836, वो किसने बनवाया? कैप्टन रेनी टेलर ने बनवाया, गौथिक शैली में बनवाया, जिसके आंगन में 1906 ईस्वी को
वेल्स राजकुमारी क्वीन मैरी ने देवदार का वृक्ष लगाया था। क्वीन मैरी ने देवदार का वृक्ष लगाया था। मसूरी नगर पालिका परिषद का गठन 1842 ईस्वी में हुआ, जो राज्य की सबसे पुरानी नगर पालिका परिषद है। तो राज्य की सबसे पुरानी नगर पालिका परिषद मसूरी नगर पालिका परिषद 1842 से। कब से? अच्छा जी। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने 1959 ईस्वी में मसूरी में शरण ली थी, लेकिन बाद में वो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बस गए। भाई तिब्बत से जो आएंगे वो भी ठंडे इलाके में ही जाएंगे, तो पहले मसूरी आए हो, बाद में उनको कहाँ रखा गया? उनको जो तिब्बती सरकार जो चलती है वो कहाँ चलती है? हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला से। यानी तिब्बती सरकार की जो राजधानी है भारत में वो कहाँ पर है? धर्मशाला दे रखी है उनको। ठीक है, शांति प्रिय लोग हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि वाले। सेंट पॉल्स चर्च मसूरी की आधिकारिक बिशप डेनियल विल्सन ने रखी थी। आधारशिला जो रखी थी बिशप डेनियल विल्सन ने रखी थी। सेंट पॉल्स चर्च मसूरी, सेंट पॉल्स चर्च मसूरी की आधारशिला किसने रखी? बिशप डेनियल विल्सन ने रखी। मसूरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन है? गन हिल पहाड़ी है, जबकि मसूरी की सबसे ऊंची चोटी जो है लाल टिब्बा है। सबसे ऊंची चोटी लाल टिब्बा, दूसरी सबसे ऊंची चोटी गन हिल्स पहाड़ी। मसूरी रोपवे 1970 में बनवाया गया। कब? और अभी भी चल रहा है रोपवे मसूरी में। और अब तो पर्वतमाला प्रोजेक्ट आने वाला है। बताया जा रहा है कि देहरादून से आप सीधे कहाँ? मसूरी रोपवे से जाएंगे। किससे? इससे क्या होगा? ट्रैफिक जो ये जैम का जो ट्रैफिक जाम जो होता है उससे निजात मिलेगी, और पर्यावरण भी क्या रहेगा? सुरक्षित रहेगा। यानी सिर्फ लोकल गाड़ियां ही जा पाएंगी सड़कों से, बाकी जो यात्री होंगे वो अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे? पार्किंग बनाई जाएगी नीचे। ठीक है। मसूरी के दर्शनीय स्थल। विश्व में स्विट्जरलैंड के अलावा मसूरी में विंटर लाइन का मनोरम दृश्य जनवरी माह में दिखाई पड़ता है। विंटर लाइन की घटना कहां देखी जाती है? पीसीएस का क्वेश्चन है, आंसर मसूरी में। और या फिर कहां देखी जाती है? स्विट्जरलैंड में। ये किस चीज का द्योतक है? ये साफ जलवायु यानी साफ पर्यावरण का द्योतक है। कहीं से अगर विंटर लाइन दिख रही है इसका मतलब पोल्यूशन नहीं है वहां पर। लेकिन जिस रफ्तार से बर्फ का सुनते ही जो लोग गाड़ियां उठा उठाकर क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं, तो वो विंटर लाइन भी मुझे नहीं लगता कि अब आने वाले समय में दिखाई देगी। लेकिन पर्वतमाला प्रोजेक्ट ने अगर अपना काम शुरू कर दिया तो शायद फिर विंटर लाइन दिखती रहे हमें आगे तक। ठीक है। हैप्पी वैली मसूरी में तिब्बती लोग बसे हैं। हैप्पी वैली में कौन बसे हैं? तिब्बती लोग बसे हैं। मसूरी के पास भट्टा फॉल, हार्डी जलप्रपात और झड़ी पानी स्थित है। झड़ी पानी। मसूरी में 3 किलोमीटर लंबी कैमल बैक रोड को माल रोड कहते हैं। कैमल बैक रोड को क्या कहते हैं? माल रोड कहते हैं। 3 किलोमीटर लंबी है और सबसे ज्यादा जो पर्यटक है वो माल रोड पर ही घूमता है। कहां पर घूमता है? अंग्रेजों के समय में भारतीयों को अलाउ नहीं था इस रोड पर चलना। भारतीय सिर्फ क्या खींचते थे? गाड़ी नहीं होती वो खींचने वाली, उसमें अंग्रेज बैठते थे तब उनको घुमाते थे। वो गाड़ी, वो जो लकड़ी की गाड़ी है वो आज भी रखी हुई है वहां पर, कांच के अंदर सजा कर रखी हुई। जिसको कौन खींचते थे? कुली समझ लीजिए एक तरह से, है ना। मसूरी का सबसे पुराना बाजार जो है वो लंडौर बाजार है, जिसका निर्माण 1828 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और 1832 में भारत के सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट ने यहाँ अपना कार्यालय खोला था। कुलड़ी बाजार भी मसूरी में है। तो मसूरी में घूमने लायक जो जगह है वो जॉर्ज एवरेस्ट है। कौन सा? जॉर्ज एवरेस्ट का संग्रहालय। तो सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट 1832 यहाँ अपना कार्यालय खोला। साथ में मैंने कहा कुलड़ी बाजार कहाँ है? ये भी मसूरी में। सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, क्लाउड एंड, तिब्बती स्तूप, वन चेतना केंद्र, कैम्प्टी फॉल मसूरी के दर्शनीय स्थल है। मसूरी के दर्शनीय स्थल है। अच्छा, जब आप लोग मसूरी जाओगे तो कहां जाओगे सबसे पहले? है? माल रोड पे जाओगे। आप कहां जाओगे भाई? माल रोड पे ही जाओगे, साथ ही रहोगे। हाँ जी, आप कहां जाओगे? जॉर्ज एवरेस्ट। अरे भाई, आप लोगों ने लवासना जाना है, अंदर जाने नहीं देंगे आपको, लेकिन आपने लवासना जाना दर्शन करने उस गेट के। शीलम परम भूषणम देख के आना है। करेक्टर इज द प्राइम वर्च्यू। बाहर आईटीबीपी या कुछ ना कुछ लगी होगी मीडियम मशीन गन के साथ, आपको एंट्री नहीं मिलेगी अगर आपके जान पहचान का नहीं है कोई अंदर। तो
लेकिन आपने वहां पर प्रण लेना है कि एक दिन में यहां पर क्या पेपर क्रैक करके यूपीएससी के 3 चरणों को क्रैक कर यहां पर क्या करूंगी, ट्रेनिंग करूंगा या करूंगी, ट्रेनिंग लेने आऊंगी। कभी जाइएगा वहां पर तो पहला दर्शन जो आपने करना वो लबासना लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में जाना है आपने, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। मसूरी में नाग देवता का मंदिर है भाई, किसका? नाग देवता का मंदिर है। मसूरी में ज्वाला जी का मंदिर विनोग पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर? ज्वाला जी का मंदिर विनोग पहाड़ी पर स्थित है। संतला देवी का मंदिर मसूरी केम्प्टी फॉल मार्ग पर है। मसूरी में म्युनिसिपल गार्डन या कंपनी गार्डन का निर्माण फाकनार लोगी ने किया था। इसका आजादी से पहले नाम बॉटनिकल गार्डन था। तो म्युनिसिपल गार्डन या कंपनी गार्डन जो है वो भी घूमने वाला स्थान है। इसकी स्थापना निर्माण किसने किया था? फाकनर लोगी। और इसको पहले लोग क्या बोलते थे? आजादी से पहले बॉटनिकल गार्डन बोलते थे। क्या बोलते थे? तो बॉटनिकल गार्डन को आज म्युनिसिपल गार्डन और कंपनी गार्डन। अच्छा, मसूरी जब आप जाओगे, एक तो मैंने लबासना बता दिया आपको जहां आईएएस की ट्रेनिंग होती है, और कहां जाओगे? जाते हुए जाओगे आप पहले, लबासना तो बाद में पड़ेगा। आईटीबीपी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस का जो ट्रेनिंग होती है, असिस्टेंट कमांडेंट जब आप पेपर निकालोगे तो ट्रेनिंग कहां होगी आपकी? मसूरी में होगी। वो रास्ते में पड़ेगा आपको जाते हुए। उसके बाद ऊपर जब आप जाएंगे तब लवासना जाएंगे। जब इन सबके दर्शन कर लेंगे, प्रण ले लेंगे, उसके बाद आप माल रोड पे घूमेंगे। समझ में आया? कुलड़ी बाजार, लंडौर बाजार, ये सब बात की चीजें, रोपवे वगैरह। चलो जी। और देहरादून जब जाएंगे तो कहां जाएंगे? सबसे पहले इंडियन मिलिट्री एकेडमी के सामने जाएंगे, उस इमारत को देखेंगे और बताएंगे उन्हें। अपने आप से बातें करनी पड़ती कई बार कि एक दिन मैं यहां से एज ए जेंटलमैन कैडेट पासिंग आउट परेड में प्रतिनिधित्व करूंगी या करूंगा। क्या? सोर्ड ऑफ ऑनर के साथ। किसके साथ? सोर्ड ऑफ ऑनर। और वो किसको मिलता है? जो सबसे अनुशासित बेस्ट कैडेट जो होता है, सबसे अच्छा जो हर चीज में होता है, खेल में, ड्रिल में, फायरिंग में, हर चीज में जो होगा उसको सोर्ड ऑफ ऑनर मिलता है। और ध्यान रखना, ये सोर्ड ऑफ ऑनर आपको कहां तक लेके जाएगा? आप एक दिन इस देश के क्या बन सकते हो? जनरल बन सकते हो। क्या बन सकते हो? जनरल। समझ में आया? सीडीएस बन सकते हो एक दिन आप यहां के। वैसे तो ज्यादा चांसेस जो होते हैं वो एनडीए वालों के होते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है। और ज्यादा चांसेस जो होते हैं वो आरआईएमसी वालों के होते हैं। आरआईएमसी, देन नेशनल डिफेंस एकेडमी, देन इंडियन मिलिट्री एकेडमी। जिसने 3-3 जगह का क्या अनुशासन देखा हो, जिसने 3-3 जगह की ट्रेनिंग देखी हो, तो पढ़ाई देखी हो, तो वो व्यक्ति क्या है? क्या बनने लायक होता है? सीडीएस। सीडीएस मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। जैसे जनरल विपिन रावत थे आपके, थे? इस समय कौन है? सीडीएस। तो उनके गांव का नाम क्या है? उत्तराखंड से ही है। चलिए जी। मसूरी में म्युनिसिपल गार्डन बता दिया मैंने। मसूरी के प्रमुख संस्थान बता रहा हूं। वुडस्टॉक स्कूल, भाई बड़ा फेमस स्कूल। वुडस्टॉक स्कूल की स्थापना 1901 ईस्वी में मसूरी में हुई थी। वुडस्टॉक स्कूल की स्थापना 1901 में मसूरी में हुई थी। इस स्कूल की एक छात्रा इस इंस्टीट्यूट में पढ़ चुकी है, वुडस्टॉक की। ठीक है। सेंट जॉर्ज कॉलेज 1853 ईस्वी को मसूरी में स्थापित हुआ था। सेंट जॉर्ज कॉलेज। मसूरी इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना 1984 में हुई थी। मसूरी इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना 1984 में हुई थी। वाइनबर्ग एलन स्कूल मसूरी में है। वाइनबर्ग एलन स्कूल कहां पर है? अपने बोर्डिंग स्कूल के लिए बड़ा फेमस है मसूरी, ये पता है? पहले देहरादून भी बड़ा फेमस था, जैसे दून स्कूल है देहरादून का, है ना? पूरे भारत में प्रसिद्ध स्कूल जो है दून स्कूल, ऐसे ही मैंने कहा मसूरी बोर्डिंग स्कूल के लिए फेमस है अपने। तो वुडस्टॉक स्कूल हो गया, सेंट जॉर्ज कॉलेज हो गया, मसूरी इंटरनेशनल स्कूल हो गया, वाइनबर्ग एलन स्कूल हो गया, प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्थान आईटीएम जिसको बोलते हैं, प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्थान। प्रबंधन बोलते हैं मैनेजमेंट को, संस्थान बोलते हैं इंस्टीट्यूट को, प्रौद्योगिकी बोलते हैं किसको? प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजिकल मैनेजमेंट आईटीएम मसूरी में डीआरडीओ का प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान 1962 ईस्वी से है। अब आप बोलेंगे डीआरडीओ, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन,
डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस के लिए जो रिसर्च की जाती है, गोला बारूद जो भी कैसे बनना है, मिसाइल कैसे बननी है, उसका समझ में आ रहा है, वो कौन करती है? डीआरडीओ करती है। तो डीआरडीओ का प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान 1962 से कहां पर है? आईटीएम मसूरी में। मसूरी में 2 ऐतिहासिक पुस्तकालय हैं, जिनमें मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना 1843 ईस्वी में और तिलक लाइब्रेरी की स्थापना 1920 में हुई थी। 1920 में हुई थी। चंद्र कुंवर बड़थवाल शोध पीठ मसूरी में स्थित है। नाम सुने हो? उनकी पोती बैठी है यहां पर, चंद्र कुंवर बड़थवाल जी की। तो चंद्र कुंवर बड़थवाल शोध पीठ, शोध बोलते हैं रिसर्च को, वो जो है वो कहां पर है? मसूरी में है। चंद्र कुंवर बड़थवाल कौन? ऐसे कवि जिनकी तुलना कई कवियों से की जाती, जिनके अंदर कई गुण थे। छायावाद भी था, तो कई वाद थे उनके अंदर। उतना साहित्य मैं नहीं जानता हूं, बट हमारे मतलब का जो है वो काफल पाकू उनकी रचना है, कंकड़ पत्थर उनकी रचना है, सुंदर असुंदर पयश्वनी उनकी रचना है, ठीक है, विराट ज्योति उनकी रचना है। तो चंद्र कुंवर बड़थवाल शोधपीठ मसूरी में स्थित है। चलो जी अगला, मसूरी में अंबर चरखा केंद्र की स्थापना श्रीमती तारा प्रकाश ने की थी। किसने? अंबर चरखा केंद्र की स्थापना किसने की? श्रीमती तारा प्रकाश ने की थी। अगला, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, आपके लिए ये मंदिर है, यहीं जाना है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन, घूमने नहीं, ट्रेनिंग लेने, है ना। अकादमी की स्थापना 1 सितंबर 1959 ईस्वी को मसूरी में हुई थी। कब? 1 सितंबर 1959 को मसूरी में हुई थी। और ये ध्यान रखना कि जब इनका पास आउट होते हैं ये लोग, तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब आते हैं। ये पता है? नहीं पता। जब इनका पास आउट होता है ना, जो आईएएस होते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की जो ट्रेनिंग पूरी करने के बाद, तो मैंने कहा कौन आते हैं? प्रधानमंत्री। और बड़े बड़े विद्वान यहाँ पर लेक्चर देते हैं, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स लेक्चर देते हैं। कहां पर? लबासना में। अगला, अक्टूबर 1972 ईस्वी में अकादमी का नाम लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर रखा गया। 1973 में इस नाम में राष्ट्रीय और नेशनल शब्द जोड़ा गया। तो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी को ही लबासना कहा जाता है शॉर्ट में। अगला, संत नगरी ऋषिकेश, प्राचीन नाम कुब्जामरक। लगता है आम के पेड़ रहे होंगे, या आमों का क्या रहा होगा? आमरक, कुब्जामरक, आम्र, आज भी होते हैं आम, है ना। तो ऋषिकेश जो है गंगा और चंद्रभागा नदी के संगम पर स्थित है, जिसे केदार खंड में कुब्जामरक कहा गया है। यह देहरादून का एक उपनगर है। किंवदंतियों के अनुसार ऋषिकेश में राव्य ऋषि ने तपस्या करके ईश्वर को प्राप्त किया, इसलिए यहाँ का नाम ऋषिकेश पड़ा। ऐसे लिखा जाता है ऋषिकेश, हा के नीचे री लगाकर, लेकिन हम लोग अब क्या करते हैं? सीधे री लगा देते हैं, ठीक है। ऋषिकेश पड़ा, लेकिन वर्तमान में उच्चारण दोष के कारण इसका नाम क्या हो गया? ऋषिकेश हो गया। It is said that when Rabya Rishi did hard penance, God appeared by the name of ऋषिकेश। हा के नीचे रहा ऋषिकेश, ठीक है। कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ ने ऋषिकेश में अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया था। ललितादित्य मुक्तापीड़, अगर आप कश्मीर के सूर्य मार्तंड मंदिर का पूछेंगे, जो आईएएस में क्वेश्चन बना कि सूर्य का मार्तंड मंदिर कश्मीर श्रीनगर में किसने बनाया, तो ललितादित्य मुक्तापीड़ ने बनाया। ऐसे ही ऋषिकेश के कई मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ ने कराया था। ऋषिकेश को संत नगरी कहा जाता है, विश्व योग की राजधानी कहा जाता है। केंद्र सरकार ने ऋषिकेश और हरिद्वार को भारत के प्रथम जुड़वा राष्ट्रीय विरासत शहरों का खिताब दिया है। तो भारत के पहले जुड़वा राष्ट्रीय विरासत शहर कौन है? ऋषिकेश हरिद्वार, ऋषिकेश हरिद्वार। और इसकी मर्यादा को बना के रखना भाई, है। धीरे धीरे मैं देख रहा हूं कि पर्यटक जो हैं कुछ मर्यादाओं को क्या कर रहे हैं? भंग कर रहे हैं। मर्यादाएं होती हैं शहरों की भी, ये धर्म का क्षेत्र है, यहाँ पर धर्म से संबंधित ही कार्य होने चाहिए, ठीक है। अगला, केंद्र सरकार ने ये बता दिया मैंने, ऋषिकेश 3 जिलों की सीमा से लगा हुआ है। जहां पे हम बैठे हैं वो टिहरी है। नदी पार जाएंगे, जैसे ही हम जानकी सेतु पार करेंगे हम पौड़ी में पहुंच जाएंगे, एमकेश्वर ब्लॉक में, है ना। और अगर क्या बोलते हैं, टिहरी, पौड़ी और देहरादून, अगर हम चंद्रभागा पार करेंगे तो हम देहरादून डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाएंगे। इसको कट कर देना, हरिद्वार लिखा हुआ है।
ऋषिकेश में चारों भाइयों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के मंदिर हैं। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के मंदिर हैं। भरत जी का मंदिर तो सुना होगा आपने, है ना? शत्रुघ्न मंदिर सुना है? अरे जब आप राम झूला जाते हैं तो वहां पर मिलता है शत्रुघ्न मंदिर। लक्ष्मण जी का मंदिर पार मिलेगा आपको, पहले है। नाव घाट जहां पर है उसी के आसपास लेफ्ट हैंड जाते हुए जब आप राम झूला की तरफ जाएंगे तो लेफ्ट हैंड पे देखिएगा शत्रुघ्न मंदिर, है ना? तो राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों के मंदिर हैं। ऋषिकेश नगर पालिका 1952 में बनी। अक्टूबर 2017 में ऋषिकेश को नगर निगम बना दिया गया, है ना? 2017 में ऋषिकेश को नगर निगम बना दिया गया। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला 140 मीटर लंबा है। यह एक भ्रमण स्थल है, यहाँ लक्ष्मण जी का मंदिर भी है। यह स्थान टिहरी जिले में आता है। अब लक्ष्मण झूला तो बैन हो गया, अब तो बजरंग सेतु बनेगा उसकी जगह पे। कांच का पुल बन रहा है, निर्माण कार्य जारी है ना? तो अब लक्ष्मण झूला की जगह क्या मिलेगा? बजरंग सेतु। पहले लक्ष्मण झूला के स्थान पर जूट रोप ब्रिज था, जूट से बना हुआ रोप ब्रिज था, जो 1924 की बाढ़ में टूटने के बाद पुनर्निर्माण 1930 में किया गया था। तो 1930 से यार कितने करोड़ों लोग चले गए होंगे उसके ऊपर से, तो बैन तो करना ही था, खतरा हो गया था ना। 1986 ईस्वी में ऋषिकेश में शिवानंद आश्रम के पास राम झूला बनाया गया। कब बनाया गया? 1986 में। अब राम झूला भी क्या है, ठीक है अभी चल रहा है लेकिन बहुत लंबा तो नहीं चल पाएगा, इसलिए जानकी सेतु बना दिया गया है। पूर्णानंद के फील्ड से लेके और स्वर्गाश्रम तक क्या है? जानकी सेतु, ठीक है? बाकी गाड़ियां किसी भी सेतु पे नहीं जाती, ना राम झूले में, ना लक्ष्मण झूले में, ना जानकी सेतु में। सिर्फ पैदल मार्ग के लिए है और स्कूटी वगैरह ले जा सकते हैं। शिवानंद आश्रम, डॉक्टर शिवानंद जी जो थे वो डिवाइन लाइफ सोसाइटी, उनकी जो सोसाइटी का नाम है वो क्या है? डिवाइन लाइफ सोसाइटी। देश विदेशों में आश्रम है इनके, है ना? और चैरिटी होती है, और उस चैरिटी का प्रयोग किसमें किया जाता है? गरीबों के उत्थान में, बीमारों के उत्थान मतलब बीमारों के इलाज में बहुत ज्यादा क्या लोक उपकारी कार्य किए जाते हैं यहाँ पर। अगला, स्वर्ग आश्रम की स्थापना स्वामी विशुद्धानंद जी ने की, जिन्हें काली कमली वाला संत भी कहा जाता है। तो स्वामी विशुद्धानंद, काली कमली वाली धर्मशालाएं जगह जगह देखी होंगी आपने। नाम क्या था उनका काली कमली वाले जो थे? स्वामी विशुद्धानंद जी, ठीक है? बीटल्स आश्रम, महर्षि महेश योगी का आश्रम ऋषिकेश में। बीटल्स इसलिए बोलते हैं इसको, दरअसल महर्षि महेश योगी जो थे वो भी बहुत महान योगी थे। 84 कुटिया का निर्माण करवाया उन्होंने। वहां पर एक बैंड आया अमेरिका का, मेरे ख्याल से कहां का था भाई? ब्रिटेन, अमेरिका, बीटल्स। और उन्होंने यहाँ पर एक धुन बनाई, उन्हें बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पर योग किया उन्होंने, एक धुन बनाई और वो धुन पूरे वर्ल्ड में फेमस हुई। और उसको पहली बार वर्ल्ड के मैप में बीटल्स ढूंढते हुए अंग्रेज आए यहाँ पर कि बीटल्स आश्रम कहाँ है। तो पता चला 84 कुटिया को ही क्या बोलते हैं? बीटल्स आश्रम कहते हैं, ठीक है? कभी कभी ऐसा होता है भाई, उस जमाने का सबसे बड़ा बैंड, सबसे फेमस, मतलब जो जैसे आज आप बोलते हैं ना कि लाइक्स और व्यूज ज्यादा आते हैं, तो उस जमाने में इनके सुनने वाले बहुत ज्यादा लोग थे बीटल्स के। तो बीटल्स आश्रम या महर्षि महेश योगी आश्रम या 84 कुटिया कहाँ है? ऋषिकेश में। 84 क्यों बनाई कुटियाएं? क्योंकि योग में 84 मुद्राएं होती हैं, तो ऐसा बताया जाता है कि इसलिए 84 कुटिया बनाई उन्होंने। कितनी? गीता भवन ऋषिकेश में गंगा नदी के तट पर स्थित है, गीता भवन, ये देखा होगा आपने। नीलकंठ महादेव का मंदिर पौड़ी, ऋषिकेश पौड़ी जिले में स्थित है। यहाँ शंभु और निशंभु नामक पर्वत है। कौन से पर्वत हैं? शंभु और निशंभु नामक पर्वत है। कैलाश निकेतन मंदिर ऋषिकेश में पड़ता है, यह 13 मंजिला भवन है। कैलाश मंदिर 13 मंजिला जो मंदिर है वो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ना? 13 मंजिला नाम ही हो गया उसका मंदिर है, 13 मंजिला मंदिर, ठीक है? ऋषिकेश में सबसे पुराना मंदिर भरत जी का मंदिर है। भरत जी का मंदिर त्रिवेणी घाट के समीप है। 84 कुटिया की स्थापना 1967 में महर्षि योगी द्वारा ध्यान हेतु की गई थी। 1967 से है 84 कुटिया। अभी आप जाएंगे तो टिकट लगता है वहां पर, अंदर आज भी है 84 कुटिया। हाँ जी, 150 रुपए का टिकट है। अच्छा, 1985 में यह केंद्र यानी 84 कुटिया बंद था।
किंतु 8 दिसंबर 2015 को राज्य सरकार ने की पहल पर इसे खोला गया और यहां जाने हेतु पर्यटकों का प्रवेश शुल्क देना पड़ता है। ऋषिकेश में कौडियाला और शिवपुरी स्थल गंगा तट पर रिवर राफ्टिंग के लिए फेमस है। वर्ल्ड मैप पे दोबारा जब लेके आए ऋषिकेश को, वो कौन थे? रिवर राफ्टिंग वाले थे। कौन थे? योग यहाँ चलता था, बाहर से लोग आते थे, डिवाइन लाइफ सोसाइटी में आते थे, अन्य जगहों पर आते थे, लेकिन योग तीसरे नंबर पर आया। पहली बार बीटल्स की वजह से पहचान मिली ऋषिकेश को, दूसरी बार राफ्टिंग की वजह से पहचान मिली, और तीसरी बार में फिर योग, अचानक से योग का क्या आया, यहाँ एक समंदर सा आया और हर पत्थर के नीचे नहीं बोलूंगा, पत्थर के ऊपर योग करते हुए लोग दिखाई दिए। ठीक है, देश विदेश से लोग आए, उनको बहुत फायदा हुआ और उन्होंने अपने देश में जाके प्रचार किया। फिर अन्य लोग आए और वो शांति की तलाश में आए। किसकी? ठीक। अगला, ऋषिकेश में क्लिफ जंप, साहसी पर्यटन स्थल जो है वो ब्रह्मपुरी में है। अब तो कई क्लिफ जंप हो गए हैं। ठीक है, ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट में 3 नदियों का संगम की मान्यता है। ऋषिकुंड नामक कुंड जो है वो ऋषिकेश में है। ऋषिकुंड ऋषिकेश कहां पर है? है ना, ऋषिकुंड। ठीक है, ऋषिकेश में हर्बल गार्डन जो है वो टिहरी मुनि की रेती में है। हर्बल गार्डन कौन सा? नारायण दत्त तिवारी जी की वाइफ के नाम पर सुशीला तिवारी हर्बल गार्डन पार्क, जहां मैं आपको ले गया था, जहां पर एक्यूप्रेशर क्या है, एक्यूप्रेशर पार्क है ना। चलो जी, अगला, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, आईडीपीएल जिसको बोलते हैं, वो वीरभद्र ऋषिकेश में 1967 में बना था। अब आप बच्चे तो क्या जानो, लेकिन एक जमाना था जब आईडीपीएल के अंदर जाकर ऐसा लगता था हम विदेश में आ गए। आज तो बहुत बुरी स्थिति हो गई आईडीपीएल की, सारे मकान पुराने हो गए, सब बंद हो गई एक तरह से। थोड़ा बहुत काम चालू होगा तो अलग बात है, लेकिन किसी जमाने में जो कंपटीशन हमने वहां पर देखा, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वहां पर देखा, तो ऐसा लगता था कि हम कहाँ हैं। रशिया के सहयोग से बना था। जो पेंसिलिन बनती थी यहाँ पर, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेंसिलिन एक ऐसी चीज थी, अगर सूट हो गई तो जो घाव 1 महीने में भरना होगा वो 10 दिन में भर के सही हो जाता था। ऐसी चीज थी पेंसिलिन। ठीक है, जो बीमारी किसी से सही नहीं होती थी, पेंसिलिन लगाकर क्या तुरंत सही हो जाती थी। लेकिन वो बॉडी को, हर बॉडी को सूट नहीं होती थी, उसके लिए पहले टेस्ट कराना पड़ता था। ठीक है, तो आईडीपीएल, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, इन सड़कों पर आईडीपीएल की बस हर 15 मिनट में भागती थी और उसमें कर्मचारी आते और जाते थे। समझ में आ रहा है? तो इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, लेकिन क्या हुआ, कुछ घोटाले हुए, सिक हो गया वो आईडीपीएल और बंद हो गया। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य था ऋषिकेश के लिए। अचानक से क्या हुआ, लाखों करोड़ों का जो क्या हो रहा था, मतलब सर्कुलेशन हो रहा था मार्केट में, वो एकदम से खत्म हो गया आईडीपीएल के बंद होने से। तो कब बनी थी? 1967 में बनी थी। और ऋषिकेश समृद्ध ही किसकी वजह से हुआ था? आईडीपीएल की वजह से हुआ था। आज आईडीपीएल तो नहीं है, काश कि उसको दोबारा शुरू किया जाता या उसके स्थान पर कुछ और शुरू करते, लेकिन एम्स की वजह से आज इकोनॉमी जो है वो घूमी है फिर दोबारा ऋषिकेश। किसकी वजह से? एम्स की वजह से, और उस क्षेत्र में योग की वजह से, और तीसरा राफ्टिंग की वजह से। और ये भी बता दूं कि राफ्टिंग व्यवसायी जो है उन्होंने अपने दम पर खड़ा किया है पूरा। राफ्टिंग में सरकार की सहायता ज्यादा से ज्यादा इतनी मिली होगी, बैंक लोन दिया हो, बैंक ने लोन दिया होगा, बाकी अपने दम पर खड़ी हुई इंडस्ट्री है। कौन सी? राफ्टिंग इंडस्ट्री। और जब राफ्टिंग इंडस्ट्री चली तो आपकी होटल इंडस्ट्री भी चली। होटल तभी चलते हैं जब राफ्टिंग होती है, राफ्टिंग बंद, होटल बंद, खाली बिल्कुल। ठीक है, चलिए जी, हर्बल गार्डन बता दिया, आईडीपीएल बता दिया। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, ये भी ऋषिकेश में ही स्थित है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना 2004 में ऋषिकेश में हुई और इसने फरवरी 2014 से कार्य करना शुरू किया। फरवरी 2014 से कार्य करना शुरू किया। इसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने ऋषिकेश को क्या किया? एम्स दिया। एक क्या दिया? ठीक है, एम्स देश में कई, पहले दिल्ली में ही था आयुर्विज्ञान संस्थान जो था, उसके बाद कई स्थानों पर एम्स बनाए गए। पटना में भी एम्स है ना। और लेकिन दिल्ली का मुकाबला नहीं है अभी एम्स का। जो प्राचार्य वहां पर है उस लेवल के प्राचार्य चाहिए हमको यहाँ पर। किस लेवल के? जो दिल्ली में है, जो क्या करते हैं कि आदमी को पूरा, जैसे बंदूक को नहीं करते हैं फौज के लोग, तोड़ मरोड़ के अलग और फिर दोबारा जोड़ के फिर बंदूक बना देते हैं, वैसे प्राचार्य तो दिल्ली एम्स में ही है। कहा?
ठीक है, तो हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड ऋषिकेश में, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना 2004 में ऋषिकेश में हुई। इसने फरवरी 2014 से कार्य करना शुरू किया। ऋषिकेश में गंगा नदी पर एशिया का दूसरा और देश का पहला केबल सस्पेंशन ग्लास ब्रिज का निर्माण प्रस्तावित है, जिसका नाम होना बजरंग सेतु। तो लक्ष्मण झूला की जगह आपको जल्दी क्या दिखेगा, बजरंग सेतु। और उस पार की इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। जैसे बजरंग सेतु स्टार्ट होगा तो वो जो डाउन चल रहा है मार्केट, वो एकदम से क्या होगा, अप होगा, ये पता है। तो अच्छे निवेशक जो हैं वो आजकल कोशिश में है कि वहां निवेश कर रहे हैं। तो कोशिश करो, हर चीज का एक मूल्य होता है। अभी जो मूल्य पे मिल जाएगा वो बाद में नहीं मिलेगा। अगला, पहाड़ों का राजा भाई चक्राता, पहाड़ों की रानी मसूरी और पहाड़ों का राजा चक्राता। चक्राता उत्तराखंड में जौनसार बाबर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो देहरादून जिले में एक तहसील है। चक्राता का प्राचीन नाम एक चक्रा है। क्या नाम है, एक चक्रा। चक्राता की स्थापना कर्नल ह्यूम ने की थी और इसका संबंध ब्रिटिश सेना के 55 रेजिमेंट से था। किससे? आज चक्राता में जो जब तिब्बती लोग आए वहां से, कहां से, टूटू बोला जाता है उनको, तो उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। किस चीज के लिए? प्रशिक्षण केंद्र है, मतलब वहां पर। ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं इस बारे में, मतलब तिब्बती रेजिमेंट एक तरह से समझ लीजिए। तो चक्राता की स्थापना कर्नल ह्यूम ने की थी। इनका संबंध ब्रिटिश सेना के 55 रेजिमेंट से था। देववन और रामताल गार्डन चक्राता के समीप पिकनिक स्थल है। देववन और रामताल गार्डन चक्राता के समीप पिकनिक स्थल है। काणासर घने जंगलों से युक्त पर्यटन स्थल चक्राता के समीप है। काणासर कहाँ है? चक्राता के समीप। चिलमरी नेक चोटी कहाँ है? चक्राता में। चिलमरी नेक चोटी कहाँ है? थाना डांडा चोटी, ये भी चक्राता में है। मियोला टिब्बा और बुधेर टिब्बा, ये भी चक्राता में है। बौद्ध धर्म के भी लोग रहते हैं यहाँ पर, मॉन्क्स, है ना। बुधेर गुफा की खोज जर्मन नागरिक मियोला ने की थी, इस कारण इसको मेओला गुफा भी कहते हैं। जर्मन नागरिक मेओला ने की, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बुधेर गुफा को मियोला गुफा भी कहते हैं। बीसपुरिया गुफा, ये चक्राता में है। मुंडाली नामक पर्यटक स्थल चक्राता में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है। तो चक्राता में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? आंसर मुंडाली। कैराना पहाड़ी और खतनू नदी, ये दोनों चक्राता में है। खतनू नदी कहाँ है? चक्राता में। कैराना पहाड़ी कहाँ है? चक्राता में। हथनी कुंड कहाँ है? चक्राता में। बैराटगढ़ चक्राता में 15-16 किलोमीटर दूर है, हालांकि चौरानी चोटी पर स्थित है बैराटगढ़। बताया जाता है कि पांडवों ने अज्ञातवास काटा राजा विराट के महल में। राजा विराट की पुत्री थी उत्तरा, और उत्तरा को नृत्य सिखा रहा था कौन? अर्जुन। और क्योंकि अर्जुन उस समय श्रापित था, किन्नर था, तो जो नृत्य की शिक्षा दी उत्तरा को, वो किसने दी? अर्जुन ने दी। और अर्जुन ने वहीं पर सोच लिया था कि ये मेरे पुत्र वधू बनेगी, मतलब पुत्र के लिए वधू जो बनेगी वो कौन बनेगी? उत्तरा बनेगी। इसीलिए अपने पुत्र के लिए अर्जुन ने उत्तरा, यानी अर्जुन के पुत्र और उत्तरा का विवाह हुआ। तो बताया जाता है कि राजा विराट ने उत्तरा को जो खंड दिया, उसी को उत्तराखंड कहा जाता है। नहीं आया समझ में? तो उत्तरा का खंड, राजकुमारी उत्तरा का खंड। और किस पुत्र के साथ हुआ अर्जुन का विवाह? अभिमन्यु के साथ है। तो बैराटगढ़ चक्राता से 15-16 किलोमीटर की दूरी पर चौरानी चोटी पर स्थित है। यह स्थान महाभारत काल में पुलिंद राजा विराट की राजधानी थी। किसकी? पुलिंद राजा विराट की। बल्कि ऐसा भी बोलते हैं जौनसार के लोग कि लाक्षागृह भी यही बनवाया गया था उनके लिए, पांडवों को जलाने के लिए। लाखा मंडल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? तो कि लाक्षागृह बनवाया गया था, लाख से बना था। ला समझते हैं? कीड़े की शिट होती है, पेड़ पर होता है कीड़ा, और उस पर रिसर्च चलती है रांची में। लाहा रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल लाहा रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? रांची में। रांची में बहुत ज्यादा होती है लाह। जितने भी जब सील किया जाता है किसी प्रॉपर्टी को सरकार के द्वारा, तो उस पर लाह लगाई जाती है। लाख बोलते हैं हम लोग, वैसे उसको लाह बोला जाता है। हम लोग क्या बोलते हैं? लाख। ये जितनी भी बैंगल्स बनती ना आपकी, और जो ये नकली वाली जो चूड़ियां सुनहरी, उसके अंदर लाख होती है। क्या होती है? चलो जी, बैराटगढ़ भी समझ में आ गया, लाखा मंडल भी समझ में आ गया। राजकुमारी उत्तरा का अभिलेख मिला है मेरे ख्याल से। कहां से? कहां से भाई? लाखा मंडल से शायद, है ना। अच्छा जी, चिंताहरण महादेव मंदिर कहाँ है? चक्राता में। चिंताहरण महादेव मंदिर कहाँ है?
अगर चिंता ज्यादा हो गई है पढ़ाई के कारण, तो आपको अगर उसका हरण करना है तो महादेव मंदिर में जाइए चक्राता में, चिंता हरण महादेव मंदिर चक्राता में, ऐसे करके याद हो जाएगा आपको। ठीक है। बालनी देवी का मंदिर कहाँ है? चक्राता में। क्वानू मेला कहाँ लगता है? चक्राता में। और दीपावली के अवसर पर लगता है क्वानू मेला। कौन सा मेला? क्वानू मेला। हनोल जो है वो टॉस नदी के तट पर जौनसार बाबर वासियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। हनोल किस नदी के तट पर है? टॉस। ठीक है। जौनसार बाबर का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल कौन सा है? आंसर हनोल। और हनोल में क्या है? महासू देवता का मंदिर। महासू मतलब महाशिव। महासू देवता का मंदिर कहाँ है? हनोल में। टॉस नदी के तट पर है। क्लियर हो गया। और टॉस जो है उसका प्रभाव बहुत ज्यादा है भाई। टॉस पार करोगे हिमाचल पहुंच जाओगे, क्योंकि उत्तराखंड और हिमाचल के बीच में जो बॉर्डर बनाती है वो कौन सी नदी है? टॉस। प्रवाह बहुत ज्यादा, खूनी नदी भी बोलते हैं उसको। जो बह गया समझ लो बह ही गया, फिर वहां मिलेगा वो कहाँ? कालसी में टुकड़े मिलेंगे फिर। क्योंकि क्या होता है कि टॉस का संगम होता है यमुना में। कहां पर? कालसी के समीप। कहां पर? डाकपत्थर और कालसी, डाकपत्थर के बाद कालसी पड़ता है ना, तो डाकपत्थर कालसी के बीच में कहीं पर संगम होता है यमुना और टॉस का। क्लियर हो गया। ठीक। उसके बाद लाखा मंडल के बारे में बता दूं। लाखा मंडल पुरावशेषों का वर्णन सर्वप्रथम जेम्स बेली फ्रेजर की पुस्तक द हिमालय माउंटेन्स 1814-15 में मिलता है। तो द हिमालय माउंटेन्स किसने लिखी? जेम्स बेली फ्रेजर ने लिखी। उसमें सबसे पहले लाखा मंडल पुरावशेषों का वर्णन मिलता है। लाखा मंडल की गुफाएं भवानी पर्वत पर स्थित है। किस पर? भवानी पर्वत पर। अज्ञातवास काट रहे थे ना पांडव, तो लाखा मतलब राजा विराट के महल में काटा, और उससे पहले बताया था लाक्षागृह में जलाने की प्रयास भी यहीं पर किया गया उनको। देहरादून जनपद के संबंध में विविध तथ्य बता रहा हूं मैं। अब देहरादून में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना 2009 में की गई। देहरादून में 2007 में सिल्क पार्क का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। सिल्क पार्क मतलब सिल्क से संबंधित, रेशम पार्क कहां है? आंसर देहरादून में। स्थापना कब हुई? 2007 में हुई। राज्य का पहला वॉर मेमोरियल देहरादून के चीड़बाग क्षेत्र में बनाया गया है। इसकी आधारशिला 2016 में रखी गई है। चीड़बाग। ठीक है। इंदिरा अम्मा कैंटीन की शुरुआत 2015 में देहरादून से की गई थी। इंदिरा अम्मा कैंटीन सस्ता मिलता है यहां पर। एक अम्मा वहां भी थी तमिलनाडु में, जयललिता जी, उनको भी अम्मा ही बोलते थे। बड़ा सस्ता भाई, 5 रुपए में सब। क्या? इडली, डोसा, सांभर, बड़ा सब। सांभर खाते रहो, मांगते रहो, खाते रहो। यहां तो दोबारा देते ही नहीं। ऋषिकेश में देते हैं। सांभर जो है ना वो बड़े गरम मसाले पड़ते हैं। उस जलवायु में रहने के लिए आपको वैसा ही खाना पड़ेगा, तब जाके जीव मतलब उन्होंने अपने हिसाब से बनाया। कैसे? जैसे हमने सब पीस के खाया। क्यों खाया? अरे भैया इतने बड़े बड़े पहाड़ों को काटना था, सीढ़ी नुमा खेत बनाने, हमारे पूर्वजों के द्वारा सीढ़ी नुमा खेत बनाए, रास्ते बनाए, खड़ंचे लगाए, कितना काम करना पड़ा होगा। तो अब तुरंत ऊर्जा चाहिए, तो हमारे जो भोजन है वो कैसे? पीस कर है। चौसा, फाना और क्या क्या भी, काफली, सब पीस के। यानी पेट को ज्यादा दिक्कत ना हो, उसको ज्यादा काम ना करना पड़े। और दांतों को भी इतना टाइम नहीं है दांतों से पीसने का। सीधे क्या करना है? खाना है बस। तुरंत ऊर्जा चाहिए, फिर काम पे लगना है। क्योंकि मेन चीज उत्तराखंड में क्या है? काम बहुत ज्यादा था भाई। पलायन हो गया। कई सदियों तक महिलाएं करती रही कार्य, क्योंकि पुरुष तो क्या था? मनी ऑर्डर इकोनॉमी थी। पुरुष चले गए, पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी, पहाड़ के काम नहीं आई। क्यों नहीं आई काम? पानी बह गया गदेरों में, नदी में चला गया। और जब जरूरत पड़ी पानी की तब दूर दूर जाना पड़ता था धारों में पानी भरने के लिए, बंठे उठा के। और जवानी में जैसे लड़का जवान हुआ, चल भाई निकल जाओ कमा के लाओ। अब रह गई कौन? स्त्रियां, महिलाएं। और महिलाएं कैसी भाई? दूसरे घर की बेटी आई और उसने क्या करना है कि बच्चे भी देखने हैं, ससुर भी देखने हैं, साथ में पशु भी देखने हैं, धारे पनेरों से पानी भी लाना है, पशुओं के लिए घास काट के भी लाना है, साथ में खेती भी करनी है। पुरुष ने हल चलाना है। खाली क्या चलाना है? हल चलाना है और अन्य कार्य करने हैं। वैसे तो पुरुष है ही नहीं, पुरुष तो फौज में थे सब अधिकतर, है ना। तो सारा बर्डन जो पड़ा वो किस पर पड़ा? महिलाओं पर पड़ा। किस पर पड़ा?
फिर एक दिन महिला सशक्तिकरण का दौर आया, महिलाएं शिक्षित हुई, उनकी समझ में आ गया कि अकेले तो इस शोषण से क्या नहीं होगा भाई। तो सब ने क्या कर दिया, दूसरी चीज समझ में आ गया उनके कि भाई हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, हमारे बच्चे क्या शिक्षित नहीं हो रहे ढंग से। नीचे मैदान के जो मैदानी इलाकों से जो बच्चे आते थे वो बिल्कुल बढ़िया पढ़ने में लिखने में सब कुछ, तो उन्होंने कहा नहीं, शिक्षा के लिए हम अपने बच्चों को कहाँ ले जाएंगे, मैदानी इलाकों में ले जाएंगे। स्वास्थ्य के लिए महिलाएं जो प्रेगनेंसी के दौरान ही मर जाती थी रास्ते में, ये पता है, मतलब जो प्रसव थे वो रास्ते में जाते जाते ही क्या हो गया, कई बार माता और शिशु दोनों की डेथ हो जाती थी। उन्होंने कहा नहीं भाई, स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, और वो कहाँ मिलेंगी, शहरों में मिलेंगी। और तीसरा रोजगार, क्या खाली क्योंकि जो उगा रहे थे उसकी वैल्यू नहीं थी उस समय, अब क्योंकि कम हो गया, आज लोग ढूंढ रहे हैं जगह जगह, भाई साहब कोदा मिलेगा, भाई साहब झंगोरा मिलेगा, क्योंकि डॉक्टर ने एक चीज बोल दी कि अब आपका शुगर जो है वो इस लेवल का हो चुका है कि अब आप चावल नहीं खा सकते, आटे की रोटी नहीं खा सकते। तो फिर वो पूछते हैं क्या खाना है, वो कहते हैं मंडवा खाओ, झंगोरा खाओ। तो अब वो जब बीमारी हो गई लोगों को, तो तब ढूंढने जा रहे हैं, पोता मिलेगा भाई साहब, झंगोरा मिलेगा, नारंगी मिलेगी, माल्टा मिलेगा, है ना, और क्या ढूंढ रहे हैं, पुल्लम मिलेगा वो वाला, एक पुल्लम तो मार्केट में मिलता बड़ा सा, वो हाइब्रिड वाला, वो नहीं चाहिए, पुल्लम मिलेगा छोटा वाला जो मीठा होता है, और क्या चूल्हे मिलेंगे, और जो आपके काफल मिलेगा। आज ढूंढ रहे हैं लोग उसको, क्या कर रहे हैं, और ऑर्गेनिक फार्मिंग का मिलेगा, कुछ चावल मिलेगा, वो ब्राउन राइस जो किस तरह का होता था, वो एक लाल चावल होता था, वो मिलेगा कहीं, क्योंकि ताकत तो उसी में थी। चलो जी, तो इंदिरा अम्मा कैंटीन देहरादून इको सेंसिटिव जोन में 1996 में शामिल किया गया। कब किया गया भाई, इको सेंसिटिव जोन देहरादून 1996 से शामिल है। नालागढ़ जो है वो देहरादून में है। शहीद दुर्गामल योगा पार्क का गढ़ी कैंट देहरादून में स्थित है। शहीद दुर्गामल योगा पार्क कहाँ है, गढ़ी कैंट देहरादून में। देहरादून में तार सेवा का प्रारंभ 1865 में हुआ था। अब तो तार घर बंद हो गए सारे, सरकार ने बोल दिया जरूरत ही नहीं तार की, अब तो मोबाइल है ना। पहले होता था ऐसे कि फौज में जा रखा है कोई व्यक्ति, तो बस इतना ही देना पड़ता था तार की, फैमिली सीरियस, तब मिलती थी छुट्टी। क्या लिखना होता था, फैमिली, यानी या तो पत्नी बीमार है, या माँ बीमार है, या पिता बीमार है, बस इतना। तो ज्यादा लंबा नहीं लिखते थे तार को, बहुत शॉर्ट में लिखते थे। तब फौज में तब तार जाता था, तब ऑफिसर क्या करता था, साइन करता था, सैंक्शन करता था, छुट्टी। चलो जी, तो देहरादून में तार सेवा का प्रारंभ 1865 में हुआ था। सहस्त्र धारा में गंधक युक्त जल मिलता है। उत्तराखंड स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी 2006 से देहरादून में है। प्लास्टिक से डीजल बनाने वाले देश का पहला संयंत्र का उद्घाटन 2019 में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में किया गया, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, IIP जिसको बोलते हैं, है ना। प्लास्टिक से डीजल बना रहे थे ये लोग, सीखा, बनाया इन्होंने। महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना श्रीमती महादेवी भटनागर द्वारा 15 सितंबर 1902 ईस्वी में 6 छात्राओं के साथ देहरादून में की गई थी। कितनों से, MKP जिसको बोलते हैं आप, महादेवी कन्या विद्यालय, MKP, उसमें 6 लड़कियां थी स्टार्टिंग में। और स्थापना किसने की, श्रीमती महादेवी भटनागर। आज वो डिग्री कॉलेज है, आज क्या है, MKP। राज्य में प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज सुद्धोवाला देहरादून में है। उत्तराखंड का प्रथम सैनिक स्कूल देहरादून में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, ये भी देहरादून में है। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी देहरादून में है। सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान देहरादून में है। सेक्रेटरेट, सचिवालय बोलते हैं सेक्रेटरेट को, जहां पर सारे सेक्रेटरी बैठते हैं, है ना। और जो सरकार का सबसे बड़ा कार्यालय होता है सचिवालय, जहां से सारी चीजें क्या होती हैं, सारे मंत्रालयों के सचिव जो होते हैं यहीं पर बैठते हैं। सचिवालय प्रशिक्षण प्रबंधन संस्थान कहां पर है, देहरादून में है। ई प्रिजन कारागार देहरादून के सुद्धोवाला में है। ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला उत्तराखंड का प्रथम मिष्ठान भंडार कुमार स्वीट शॉप, ये देहरादून में है। चक्राता रोड में था पहले, अब कहां पर है, चक्राता रोड की स्टार्टिंग में था पहले कुमार स्वीट शॉप।
देहरादून का क्लेमेंटाउन नगर 1936 ईस्वी में इटली के फादर क्लेमेंटा ने बसाया था। क्लेमेंटाउन, इटली का क्लेमेंटा बसा रहा है क्लेमेंटाउन को, जहां पर आपका कौन सा है ये मुंबई वाला कॉलेज, कौन सा है? अरे कहां जाते हैं बच्चे आजकल? ग्राफिकेरा, है ना। चलो जी, देहरादून के हिमाचल बॉर्डर में स्थित क्यूनी शहर का प्राचीन नाम जो था वो गुदिया खाटल था। गुदिया खाटल, क्यूनी जौनसार में पड़ता है भाई। कहां पड़ता है? क्यूनी जो है वो जौनसार भाबर में पड़ता है। क्यूनी शहर का प्राचीन नाम क्या था? गुदिया खाटल। ऐसे राजपुर, प्रेमनगर, रायवाला, रायपुर, डालनवाला, डोएवाला, क्लेमेंटाउन आदि देहरादून जिले के उपनगर हैं। भारत सरकार की सांस्कृतिक मंत्रालय ने देहरादून जनपद को साइंस सिटी का दर्जा दिया है। किसका? साइंस सिटी का दर्जा दिया है। देहरादून के रिस्पना नदी पर बने पुल का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती सेतु रख दिया गया है। रिस्पना, है ना, इधर भी घेर लिया लोगों ने और उधर भी घेर लिया, ठीक। और अब आ गए आदेश कि 500 550 घरों को क्या किया जाएगा? जमींदोज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप नदी मार्गों को बाधित कर रहे हैं। और रिस्पना नदी आज भले ही नहीं आ रही है, लेकिन एक ना एक दिन तो आएगी, और उस दिन जो उठाना पड़ेगा क्या नुकसान, उससे बढ़िया यह है कि अभी उस नदी मार्ग को क्या ना किया जाए, बाधित ना किया जाए। परंतु मैं बोल रहा हूं कि अगर आप अपनी विधानसभा को भी देखेंगे तो दुर्भाग्य यह है कि इस राज्य की विधानसभा नदी मार्ग को बाधित करती है। कभी वो रिस्पना का ही क्षेत्र था, क्या था? रिस्पना नदी के पाट पर ही बनी हुई विधानसभा। तो हम किसको पाठ पढ़ाएं कि आपदा से पहले क्या करना चाहिए, जब राज्य की विधानसभा ही कहां हो? तो कभी अगर ऐसा हो गया कि जो सोर्स है वहां पर अगर कभी बादल फटने की घटना हो गई तो फिर तब सब निस्ते नाबूद है, ठीक है जी। तो रिस्पना नदी पर बने पुल का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती सेतु रखा गया है। चलो, ये अच्छा क्वेश्चन है। देहरादून में रिस्पना नदी का दर्द प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का श्रेय 2017 में गायत्री को जाता है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में किया था। इधर बड़े बड़े होटल, उधर बड़े बड़े, पता नहीं क्या नदी मार्ग को बाधित करके क्या मिलता है भाई। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद की स्थापना दिसंबर 2016 में देहरादून में की गई थी। अरे दो ही तो नदियां हैं देहरादून की, एक रिस्पना हो गई, एक बिंदाल हो गई। बिंदाल पर भी मेरे ख्याल से अतिक्रमण हुआ है ना। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद की स्थापना दिसंबर 2016 में देहरादून में की गई। राज्य के प्रथम महिला बैंक की शाखा 2017 में देहरादून के बंजारावाला में, जबकि दूसरी महिला बैंक की शाखा 2018 में हल्द्वानी में खोली गई थी। दुनिया का प्रथम प्राकृतिक धरोहर केंद्र मार्च 2018 में देहरादून के भारतीय वन्यजीव संस्थान में खोला गया, FRI में। भारतीय वन्यजीव संस्थान, दुनिया का प्रथम प्राकृतिक धरोहर केंद्र मार्च 2018 में देहरादून के भारतीय वन्यजीव संस्थान में खोला गया। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहां पे है भाई? देहरादून में, FRI के आसपास है। देखो जरा, यहां नहीं गया मैं भारतीय वन्यजीव संस्थान में। अगला, 2018 में देहरादून में IT पार्क में देश का पहला ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर और साइबर सिक्योरिटी सेंटर का उद्घाटन किया गया। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ को रोकने के लिए देहरादून पुलिस ने ऑपरेशन पिंक अभियान चलाया। ऑपरेशन ईव टीजिंग से क्या करने के लिए? ईव टीजिंग बोलते हैं छेड़छाड़, मनचलों द्वारा जो महिलाओं और बालिकाओं के साथ जो छेड़छाड़ की जाती है उसको इंग्लिश में बोलते हैं ईव टीजिंग, ठीक है। तो इसलिए क्या किया गया? ऑपरेशन पिंक अभियान चलाया। योगी बाबा की तरह चलाना चाहिए था वैसे अभियान। चलो, उत्तराखंड के प्रथम विश्वविद्यालय को देश का 22वां विश्वविद्यालय की आधारशिला मार्च 2019 में ऋषिकेश के रानी पोखरी में रखी गई। तो 22वां विधि विश्वविद्यालय जिस दिन रानी पोखरी में बन गया तो समझ लेना कि इकोनॉमी जो होगी रानी पोखरी की, मतलब जो एक क्षेत्र में जो विकास होगा वो अपने आप में अनूठा होगा। क्योंकि 22वां विश्वविद्यालय, राज्य कितने हैं हमारे? जितने राज्य हैं उतने विधि विश्वविद्यालय नहीं है। विश्वविद्यालय का मतलब बहुत बड़ा एरिया कवर होगा उससे, है ना। एडवोकेट्स निकलेंगे वहां से, जजेस निकलेंगे वहां से, बड़े बड़े, ठीक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 17 अक्टूबर 2021 को प्रथम भरतवाण जागर ढोल इंटरनेशनल अकादमी का शुभारंभ देहरादून में किया। प्रथम भरतवाण बड़े कलाकार है ना। बताया जाता है कि जब इनके कार्यक्रम होते हैं तो एक बोरा चावल रखना पड़ता है पहले,
बांटना पड़ता है महिलाओं में, क्योंकि देवियां आती हैं फिर उसके बाद, क्योंकि जब वो जागर लगाते हैं क्या होता है, देवता आता है, देवता को क्या चाहिए होता है सबसे पहले, चावल नहीं बोलते हैं, फिर उन्हें क्या बोलते हैं, चावल तो सामान्य उसमें बोलते हैं, तब वो क्या करेंगे, है ना, आप पर कृपा बरसाएंगे। ऋषिकेश के तहसील चौक का नाम अब पर्यटन पर्यावरणविद गौरा देवी के नाम पर रख दिया गया है। तो गौरा देवी चौक पता है कहां पर है, कहां पर है, इधर नहीं, उधर है नटराज। हाँ, तो जो नटराज चौक है उसका नाम इंद्रमणि बडोनी चौक उत्तराखंड के गांधी के नाम पर रखा गया, और उससे आगे जब आप कोर्ट परिसर की तरफ जाएंगे तो गौरा देवी चौक है। ठीक है, नाम याद रखना। चलिए जी, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जो जनपद थे, चमोली पढ़ लिया हमने, उत्तरकाशी पढ़ लिया, पिथौरागढ़ पढ़ लिया, पौड़ी पढ़ लिया, नैनीताल पढ़ लिया, टिहरी पढ़ लिया। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, हाँ, अल्मोड़ा पढ़ लिया हमने और देहरादून पढ़ लिया हमने। अब हमारे क्या क्या रह गए, हाँ जी, उधम सिंह नगर रह गया, हरिद्वार रह गया, बागेश्वर रह गया, रुद्रप्रयाग रह गया और चंपावत रह गया। तो ये मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है।